सो गाइस स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे बारा लाचा पास के बारे में, बारा लाचा ला दर्रा के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सीमा सड़क संगठन जो है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देखने को मिलता है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि पहली बार लद्दाख में लेह से संपर्क बहाल करने के लिए पूर्व निर्धारित समय से काफी पहले हिमाचल प्रदेश में अवस्थित महत्वपूर्ण बारा लाचा ला दर्रे को फिर से खोलने पर काम शुरू कर दिया गया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू कर दिया, रीओपन किया जा रहा है क्रूशियल बारा लाचा पास को, जो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा यहां से कि बारा लाचा पास कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये बेसिकली ये लद्दाख से कनेक्टिविटी को रीस्टोर करने के पर्पस के लिए इसको बहुत पहले रीओपन कर दिया गया है। बारालाचा पास हाई माउंटेन पास हम लोग को जांस्कर रेंज में देखने को मिलता है। जांस्कर श्रेणी में अवस्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है ये बारालाचा दर्रा। ये लाहुल डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है उसको कनेक्ट करता है लद्दाख से, जो लेह डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये लेह मनाली हाईवे में है सिचुएटेड। ये पास जो है गाइस वाटर डिवाइड के तौर पर कार्य करता है भागा नदी और यूनम नदी के बीच में। तो आपको यह वाली चीज भी ध्यान में रखनी, भागा नदी और यूनाम नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। वाटर डिवाइड के तौर पर भी ये पास, ये दर्रा जो है वो काम करता है। तो यह वाली चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और पेपर वन से रिलेटेड सिर्फ इतना ही एक ही टॉपिक था। अब हम लोग बात करेंगे पेपर टू के टॉपिक के बारे में। अब डिस्कस करेंगे NIFTEM के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस। तो राज्यसभा में ये पर्टिकुलर बिल जो है वो पास हो गया है। दैट्स वाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। इस पर्टिकुलर बिल में हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर, हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर में दो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट है, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, दो हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस इन दो इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया गया है इस बिल के थ्रू। दैट्स वाई ये बिल हमें न्यूज में देखने को मिला था। और इस बिल की मदद से अब से ये इंस्टीट्यूट जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंस्ट्रक्शंस, रिसर्च और नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। ये बिल ने ये भी प्रोवाइड किया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर, राइट, जो कि किस चीज का काम करेंगे, एक प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करेंगे इस इंस्टीट्यूट्स की, और एक काउंसिल की तरह काम करेंगे कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज के लिए। यानी कि जो भी एक्टिविटीज होती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, राइट। और इस इंस्टीट्यूट्स की, यानी कि ये दोनों इंस्टीट्यूट्स की परफॉर्मेंस जो है उसमें इंप्रूवमेंट आए, इसके लिए ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो कार्य करने वाले हैं। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक बेसिक सा फैक्ट आइडिया होना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि अदानी पोर्ट जो है ये श्रीलंका में एक कंटेनर टर्मिनल, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो है वो डेवलप करने वाले हैं। तो इसको लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड, ये बेसिकली अदानी ग्रुप फर्म का ही एक हिस्सा हम लोग को नजर आता है, यानी कि इस समूह का, अदानी समूह का एक फर्म है ये APSEZ। तो इसको मिला है लेटर ऑफ इंटेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से। अब अदानी पोर्ट जो है वो डेवलप और ऑपरेट करेगी WCT को, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को, कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में। वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में 35 वर्षों की अवधि के लिए निर्माण, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर किया जाएगा। ये वेस्ट कंटेनर टर्मिनल अदानी पोर्ट्स को, राइट, PPP मॉडल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा 35 सालों के पीरियड के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और WCT में जहाजी घाट की लंबाई 1400 मीटर और गहराई 20 मीटर होगी। इससे यह अल्ट्रा लार्ज कंटेनर ढोने वाले जहाजों को संभालने हेतु एक प्रमुख पोतांतरण कार्गो गंतव्य स्थल बन जाएगा। ये अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कैरियर को हैंडल करने की एक प्राइम ट्रांसशिपमेंट कार्गो डेस्टिनेशन बन जाएगी, राइट। यानी कि जो शिप्स वगैरह में जो माल भरे जाते हैं ना,
तो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कैरियर जो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, तो उनमें सामान भरने का जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसशिपमेंट कार्गो डेस्टिनेशन बन जाएगा WCT, राइट, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। एक फैक्ट आपको पता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो कई बार हम लोग देखते हैं कि पोर्ट जो होता है ना, बंदरगाह जो होता है उसके नजदीक नहीं आ पाते, क्योंकि उसके पास पानी जो होता है वो कम रहता है, क्योंकि शिप जो होता है उसको भी डेप्थ चाहिए होता है। आपको ये वाली बात पता होगी, अगर ज्यादा गहराई में ही एक शिप जो है वो सही तरीके से ऑपरेट कर पाता है, चल पाता है, और किसी जगह पर गहराई कम है तो वो शिप वहां पर पास में नहीं आ पाएगा, उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी चलने के लिए। तो इसलिए आपने देखा वो कई बार शिप जो है वो थोड़े दूर दराज जाकर पार्क होते हैं, खड़े रहते हैं, राइट। वो वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है। बट यहां पर अल्ट्रा लार्ज कंटेनर कैरियर्स का ये डेस्टिनेशन बन जाएगा, क्योंकि इसकी गहराई भी है, समुद्र की गहराई 20 मीटर की डेप्थ की है, और इसकी लेंथ भी जो है वो काफी अच्छी है, 1400 मीटर की इसकी लेंथ हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। तो गाइस देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कई बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। कंटिन्यूअसली ये टॉपिक रिपीट हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 दिन भी नहीं होंगे, हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में भी अगेन फिर से बात करी थी। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी NPR वाला टॉपिक कवर कर लिया है और NRC वाला, नेशनल रजिस्टर सिटीजन वाला, तो ये दोनों टॉपिक जो है वो आप दोबारा से रिवाइज कर लो एक बार। जिन स्टूडेंट्स ने कवर कर लिया, मैगजीन वगैरह उठाओ, रिवाइज कर लो। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, पहली बार आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप क्या करो गाइस, आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दो, अगर या फिर चेक कर लो एक बार किसी स्टूडेंट ने इसकी डेट डाली है क्या, कि किस डेट पे मैंने ये वाला टॉपिक कवर कराया था। या फिर आप एक काम करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखो लेक्चर के, आपको टेलीग्राम का चैनल की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लो। और वहां पर आप जो है वो ये वीडियो की लिंक मांग सकते हो कि कहां पर मैंने ये कवर कराया था, तो उससे आपको जो है वो मतलब आप पढ़ लोगे, मतलब पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी ही हम लोगों ने इस टॉपिक को जो है वो कवर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। बाकी अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था वो मैं आपको समझा देता हूं। तो केंद्र सरकार जनगणना अधिकारियों द्वारा दरवाजे दरवाजे जाकर गणना शुरू करने से 1 महीने पहले निवासियों के लिए स्वतः ही ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फॉर्म भरने की अनुमति देने संबंधी योजना बना रही है। तो केंद्र सरकार जो है वो प्लान कर रही है कि ये अलाउ करेगी कि रेसिडेंट जो है वो खुद ब खुद अपना फॉर्म जो है वो भर ले, ऑनलाइन मोड के थ्रू ऑनलाइन अपने फॉर्म को भर लें, राइट। क्योंकि ये 1 महीना पहले डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे जनगणना के लिए आपने मे भी शायद देखा भी होगा, या फिर याद आ जाएगा आपको कि कभी ना कभी आपके घर पे कोई ऑफिशियल आए होंगे, सेंसस ऑफिशियल, उन्होंने पूछताछ करी होगी कि आपके घर में कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने सदस्य हैं, राइट। बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं, उनका फॉर्म जो होता है ना बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होता है, कि आपके घर में फ्रिज है, क्या आपके घर में कार है, गाड़ी है, पंखा है, तो ये सब चीजें भी पूछी जाती है, ठीक है, इन सब चीजों में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। तो वो डोर टू डोर जाकर जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, राइट, पूरा फॉर्म जो है वो भरते हैं वहां पर बैठ के। तो यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि केंद्र सरकार एक ऐसी प्लानिंग कर रही है कि रेसिडेंट जो है वो खुद ब खुद अपना फॉर्म भर दें। और प्लानिंग किस प्रकार की है केंद्र सरकार की, तो उसको हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद, तो देखो फॉर्म रेसिडेंट्स ने ऑनलाइन भर लिया, हमने एक बार फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक रेफरेंस कोड आएगा, निवासियों के लिए एक संदर्भ कोड प्राप्त होगा। जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो एक रेफरेंस कोड आएगा, ऑनलाइन दिखाई देगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जनगणना करने हेतु आने वाले क्रमिक को बता सकते हैं, कि यानी कि जो ऑफिशियल आएंगे जनगणना के लिए, यानी कि जो सेंसस ऑफिशियल जो होते हैं, जैसे ही वो आएंगे तो उसके बाद हम वो रेफरेंस कोड जो है वो उनको दे देंगे, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन, तो उनके पास जो होगा, जो आएंगे कलेक्ट करने इन्फॉर्मेशन, तो उनको जैसे ही हम रेफरेंस कोड देंगे तो पूरी मोबाइल के एप्लीकेशन में उनके पास पूरी डिटेल पहले से ही अपलोड होके हो जाएगी, दिखाई दे देगी, राइट। डेवलप्ड फॉर कंडक्टिंग द सेंसस एक्सरसाइज बट नो बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट्स विल बी कलेक्टेड, राइट। बट बताया जा रहा है कि कोई भी बायोमेट्रिक्स या डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। दीज डिटेल्स विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ये जो पूरी डिटेल्स होगी वो सिस्टम पे स्टोर जो है वो कर दी जाएगी। और आप जानते हैं कि इस बार का सेंसस जो है वो ऑनलाइन करने की बात की गई है, 2021 का सेंसस, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2021 का सेंसस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। और 2021 के सेंसस के बारे में मैंने काफी डिटेल में काफी सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, बट अभी के लिए आप NRC के बारे में, नेशनल रजिस्टर सिटीजन, और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये दो टॉपिक को आप कवर कर लो। अब गाइस डिस्कस करेंगे नोटा के बारे में, नन ऑफ द अबव के बारे में,
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। तो आप लोग वोट वगैरह डालने गए होंगे, तो आपने ईवीएम मशीन देखी होगी। ईवीएम मशीन के सबसे आखिरी में एक बटन होता है नोटा का, नन ऑफ दी अबव। इस बटन पर जब क्लिक किया जाता है, जब ऐसा लगता है कि सब काम चोर हैं, कोई भी कैंडिडेट जो है वो अच्छा नहीं है, किसी को भी वोट डालना जो है वो सही नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है, काम चोर है, तो फिर नोटा पर वोट डाल दिया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज आप सभी लोग नोटा के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट। तो इससे रिलेटेड अभी क्या न्यूज आई है तो उसको मैं आपको बताता हूं। तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत के निर्वाचन आयोग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि एक पेटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आई है, इस पेटिशन का रिस्पॉन्स जो है या रिप्लाई जो है वो दे। यानी कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पेटिशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा है कि एक पेटिशन का रिप्लाई दिया जाए, राइट। और पेटिशनर जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जहां पर भी, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट्स अगर नोटा को मिल जाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी अगर नोटा के पास आ जाती है, तब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फ्रेश इलेक्शन, एक नया इलेक्शन या फिर से चुनाव जो है वो कराए जाने की इन्होंने मांग करी है, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। और क्या मांगे हैं पेटिशनर की, तो कैंडिडेट्स को जो रिजेक्ट किया जाता है वोटर्स के द्वारा, यानी कि एक जगह पर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन पे 4 लोग खड़े हैं, राइट। तो जो वोटर्स हैं उन्होंने चारों को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि नोटा पे क्लिक कर दिया। तो अब जब नया इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में फिर से ये 4 लोग को नहीं खड़ा करना है, क्योंकि फिर से ये 4 लोग को खड़ा कर देंगे तो फिर से ऑब्वियस ही बात है कि एक बार अगर वोटर ने उसको रिजेक्ट किया है चारों को, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर से जब इलेक्शन होगा तो वोटर सोचेंगे कि अरे यार अब ये सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो ये सुधर के आया है। नहीं, वोटर्स को तो पता है कि ये बिगड़ा हुआ है, राइट। इसको वोट डालना मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की दुर्गति करा देना, देश का नुकसान करा देना। तो इसलिए वोटर्स ने उन लोग को रिजेक्ट कर दिया, फिर से वही लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा इलेक्टोरेट के पास राइट टू रिजेक्ट का अधिकार होना चाहिए, यानी कि मतलब अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। और बताया जा रहा है कि इससे कि जो बेटर कैंडिडेट्स को चूज करने की एक चॉइस जो है वो वोटर्स को मिल सके, राइट। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई डिमांड के तौर पर। अब इसमें चुनौतियां क्या क्या है, यानी कि नोटा में क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अब देखो, बहुत ध्यान से सुनो। यदि मतदाता उम्मीदवारों को खारिज करते हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन हो रहा है और नोटा के थ्रू वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया कैंडिडेट्स को, राइट। अगर ऐसा बार बार होता रहे, यानी कि फिर से फ्रेश इलेक्शन किया, फिर से नए कैंडिडेट खड़े हुए और वोटर्स बार बार बोल रहे हैं मुझे तो आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और ऐसे करके अगर बार बार वोटर्स जो है वो नोटा पे क्लिक कर करके अगर इस प्रकार से कैंसिल करते गए, बार बार कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते गए, तो बताया जा रहा है कि संसद और विधानसभा की सीटें खाली रह जाएंगी। जो पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज की जो सीट है वो खाली रह जाएंगी, वेकेंट रह जाएंगी, और इससे लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होगी, राइट। विधायी कामकाज प्रभावित होंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही, कानून वगैरह नहीं बन पाएंगे, बड़ी दिक्कतें चलेंगी। और पॉलिटिकल पार्टीज भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकेंगी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं डालने के लिए। तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिल सकती है। राजनीतिक दल जो है वो वोटर्स के लिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में, विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान ना करने के लिए प्रभावित करेंगे। तो ये एक बड़ा इशू, एक बड़ा खेल जो है वो हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो ये चुनौतियां हैं। और इलेक्शन में किस प्रकार से उपयोग होता है नोटा का और कब उपयोग इसका करना शुरू किया गया था। तो देखो, नोटा का जो ऑप्शन है ये लोकसभा के लिए और असेंबली इलेक्शंस के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में प्रिस्क्राइब किया था। और एक फैक्ट ध्यान में रखना प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए कि इंडिया 14th कंट्री है जहां पर नेगेटिव वोटिंग जो है वो हम लोगों ने शुरू करी हुई है। नकारात्मक मतदान करने वाला भारत जो है वो 14th देश हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नोटा का चुनावी महत्व क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखो, नोटा जो है वो कोई भी इलेक्टोरल वैल्यू जो है वो नहीं रखता, राइट। क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं होती नोटा की। नोटा पे क्लिक किया मतलब रिजेक्ट वाली कहानी हो गई, राइट, कि सामने वाले वोटर जो है वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, रिजेक्ट कर दिया। तो नोटा अगर कोई भी इलेक्टोरल वैल्यू नहीं रखता तो उसका क्या महत्व, क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। तो देखो, चुनावी उम्मीदवारों के प्रति असंतुष्टि होने पर नोटा आम लोगों को अपनी नापसंदी व्यक्त करने का अवसर देता है।
नोटा पे क्लिक करके लोग जो है वो बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे वो मतलब डिससेटिस्फाइड है, और लोगों को, वोटर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने की नोटा के थ्रू, राइट। और बताया जा रहा है कि यह अधिक लोगों द्वारा अधिक मतदान करने की संभावना को बढ़ाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वोटर्स टर्नआउट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और जाकर वोट दें। तो इस प्रोसेस को ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर नोटा, जब तक नोटा नहीं था तब तक लोग एक बार ये सोचते थे कि जैसे कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, अब लोग सोचते थे कि अरे यार ये तो सब चारों के चारों ही काम छोड़ रहे हैं, किसी को हमें वोट नहीं डालना, तो लोग सोचते हैं कि अरे फालतू में वोट डालने की जगह घर पे बैठ के टीवी देखो, राइट। लोगों की ये सोच रहती थी, बट अब नोटा के आने के बाद लोग उठकर जाते हैं वोट डालने के लिए और अपना डिससेटिस्फैक्शन जो है, अपनी नापसंदगी जो है उसको व्यक्त करते हैं नोटा पे वोट डाल के, राइट, क्लिक करके, राइट। तो इससे वोटर्स टर्नआउट जो है वो बढ़ जाता है। इवन अगर वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं भी सपोर्ट कर रहे तो भी वो जाकर वोट देते हैं, और इससे जो बोगस वोट्स के काउंट जो है वो भी डिक्रीज होते हैं, जो फर्जी वोट्स वगैरह जो होते हैं ना उनकी संख्या में भी कमी आती है इससे। तो ये इसका एक बड़ा मेजर फायदा, इसका महत्व हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नकारात्मक मतदान चुनावों में एक संस्थागत बदलाव ला सकता है। तो एक इस प्रकार की जो नेगेटिव वोटिंग जो होती है वो इलेक्शन में एक बहुत ही सिस्टमैटिक चेंज जो है वो ला सकती है, और पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स कर सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करें वो ये सुनिश्चित करें कि वो एक क्लीन कैंडिडेट हो और उस कैंडिडेट को लोग बाग पसंद करें। तो इस प्रकार का प्रेशर भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्रिएट हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा नोटा हमें देखने को मिलेगा तब। और गाइस नोटा की फैसिलिटी कहां कहां पर अवेलेबल है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये चीज कही थी कि नोटा का जो ऑप्शन है वो सिर्फ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज में और डायरेक्ट इलेक्शन में ही अवेलेबल करवाया जाएगा। ये जो भी इलेक्शन होते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो राज्यसभा में हमें देखने को मिलते हैं वहां पर नहीं करवाना है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नोटा को राज्यसभा इलेक्शन में एप्लीकेबल कर दिया जाता है तो ये आर्टिकल 80 क्लॉज 4 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का जो हमें देखने को मिलता है उसके ये विरुद्ध जो है वो हो जाएगा, उस फैसले के विपरीत जो है वो माना जाएगा, राइट। और ये इसलिए भी है क्योंकि नोटा जो है वो फेयरनेस जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर उसको ये डिफीट कर देगा, असफल कर देगा, और ये जो रोल इलेक्टर का होता है इलेक्शन के दौरान तो उसको ये इग्नोर कर देगा नोटा इनडायरेक्ट इलेक्शन में, और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करेगा और इनकरेज करेगा माल प्रैक्टिसेस जैसे कि डिफेक्शन और करप्शन जैसे इश्यूज को। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और बाकी ये जो टर्म है ये सिंगल प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, तो अभी देखिए अभी हम लोग नोटा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। तो नोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग को कवर कराई। बाकी अभी के लिए मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, मुझे कल भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर ये मुझे समझा दीजिए कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो गाइस बिल्कुल चिंता मत करो, पॉलिटी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। जो स्टूडेंट मेरे साथ सुबह 4 बजे से जुड़े होते हैं, 4 AM से जुड़े होते हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उस प्रोजेक्ट में पॉलिटी की हर एक इंपॉर्टेंट चीज काफी डिटेल में मैं कवर करवा रहा हूं। उस प्रोजेक्ट पर काम चल ही रहा है। प्रीलिम्स 2021 से पहले पहले ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं लॉन्च कर दूंगा, और इस पर अभी काम चल रहा है। उसमें हर एक चीज आपकी डिटेल में कवर होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बस वेट करिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड आपका कवर होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो और अभी के लिए आपका ये टास्क है, आपको हालांकि मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आप मैगजीन में देखेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक भी मिल जाएगा, बट मैं चाहूंगा कि इसको अभी आप पढ़िए। बाकी डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट आने वाले बहुत ही जल्दी समय में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 की बात हो रही है। इस टॉपिक को कवर करने से पहले 3 अगस्त 2020 के लेक्चर में आप जाओ, राइट। आप नीचे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर अगस्त की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस अगस्त की प्लेलिस्ट पे 3 अगस्त वाले लेक्चर पे चले जाओ। 3 अगस्त के लेक्चर पर आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे। आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239AA का एक टॉपिक आपको मिलेगा, और इसके अलावा एक और टॉपिक होगा
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, राइट। तो ये दो टॉपिक्स मैं चाह रहा हूं कि आप इन दोनों टॉपिक्स को जो है वो अभी कवर करो पहले, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आना, क्योंकि उन दोनों टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले जो अभी मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूं उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग इस बिल के बारे में बात करेंगे गाइस। बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 ये जो बिल है ये लोकसभा में पेश किया गया है। ये बिल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 1991 के जो अधिनियम है, जो एक्ट हम लोग को, जो कानून हम लोग को 1991 का देखने को मिलता है, इसकी धारा, इसका सेक्शन 21, 24, 33 और 44 इसको अमेंड करने को लेकर ये बिल प्रपोज किया गया है। और जो ये प्रपोजल रखा है गाइस, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो सरकार जो है उसका तात्पर्य उपराज्यपाल से होगा। बहुत बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। मतलब कि जब भी बात करते हैं दिल्ली सरकार के बारे में तो दिल्ली सरकार के नाम से हमारे जो दिमाग में आता है, क्या आता है बताओ? आप सभी के दिमाग में आ चुका है, केजरीवाल जी आते हैं, राइट। तो दिल्ली की असेंबली जो है वो आपके दिमाग में आती है दिल्ली सरकार के नाम से। बट बताया जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। इस बिल ने यह प्रपोजल रख दिया है कि दिल्ली सरकार की जब भी बात होगी तो उस समय बात होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, दिल्ली के। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी पावर जो है वो देने को लेकर ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड कराएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जो भी मामले लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आते हैं, राइट, तो और जो भी कानून वगैरह जब बनाए जाते हैं, जो भी प्रक्रिया दिल्ली असेंबली में होती है, तो बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमति के कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि हर एक ओपिनियन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस हो रही है लॉ मेकिंग की उसके लिए। और ये इंश्योर करेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये क्या कर सकते हैं, इनके तहत जो मंत्री परिषद जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर दिल्ली कैबिनेट जिसे हम बोलते हैं, तो दिल्ली कैबिनेट अगर कोई भी इंप्लीमेंट कर रही है किसी भी प्रकार के डिसीजन को अपने, तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेनी होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, यानी कि अल्टीमेट पावर इन शॉर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में जाती हुई हमें देखने को मिल रही है इस बिल के थ्रू। सरकार द्वारा या किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर सरकार द्वारा किसी भी कार्यकारी कार्रवाई के करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। यह भी बताया जा रहा है कि अगर सरकार कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है, राइट, या फिर कोई भी डिसीजन एग्जीक्यूटिव एक्शन से रिलेटेड लेती है, तो ये एक्शन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन की अनुमति की जो है वो आवश्यकता होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इस बिल के अंदर दैनिक प्रशासन यानी कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें देखने को मिलता है, तो इससे संबंधित मामलों के संदर्भ में विधानसभा अथवा इसकी किसी समिति को नियम बनाने अथवा प्रशासनिक निर्णय के संबंध में पूछताछ करने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कि यह भी कहा गया है कि बार कर दिया गया असेंबली को और उसकी कमेटी को कि वो कोई भी रूल जो है वो बना नहीं सकती है दिल्ली के अंदर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या उससे रिलेटेड यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड भी कोई भी प्रकार का, उससे रिलेटेड भी किसी प्रकार का रूल्स, नियम, कानून जो है वो दिल्ली असेंबली नहीं बना सकती है। तो कंप्लीट पावर जो है वो दी जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बिल के थ्रू। पूरी प्रॉपर तरीके से चीजें इसमें बताई हुई है। और आज की डेट में दिल्ली किस प्रकार से एडमिनिस्टर की जाती है, तो आपने वो देखा होगा आर्टिकल 239AA, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो ये चीज आपने ऑलरेडी कवर कर ही ली होगी, अगर नहीं करी है तो कर लो जाकर, उसमें प्रॉपर तरीके से ये चीज बताई गई है। अभी के लिए सिर्फ ये चीज जानो आपकी एक बिल सामने आया है जिस बिल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी पावर जो है वो दी जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और बिल से रिलेटेड अभी जो पूरा मुद्दा जो है वो यही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो बिल ने रिवाइव कर दिया है डिस्प्यूट को, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इशू काफी सालों से जो चल रहा है कि दिल्ली के अंदर एक्चुअल पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगी या इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होगी, तो इस डिस्प्यूट को, इस मुद्दे को दोबारा से रिवाइव जो है वो कर दिया है इस पर्टिकुलर नए बिल ने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था मामले को और अपना वर्डिक्ट भी सुनाया था 2018 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, इसके अलावा अन्य मुद्दों पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि 3 एरियाज हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन 3 एरियाज के अलावा जितने भी एरियाज हैं उस पर
जो है वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, जो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कानून बना सकती है। उस कानून को बनाने के लिए या उस मुद्दे से रिलेटेड उपराज्यपाल की, गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की आवश्यकता नहीं होगी, राइट, उनकी सहमति की। और डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हाउएवर हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। हालांकि ये भी कहा गया है कि कोई भी डिसीजन अगर मंत्री परिषद लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, तो डिसीजन लेते समय एक बार इन्फॉर्म करना जरूरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड हो जाएंगे एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। जैसे कि होता है ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी सुनकर गवर्नर जो है वो कार्य करते हैं, या फिर उनकी सुनकर प्रेसिडेंट जो है वो बिल को एसेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं या डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही ये वाली चीज होगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बाउंडेड होंगे कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे रहे हैं उस एडवाइस को लेफ्टिनेंट गवर्नर को फॉलो करना होगा। तो ये वाली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कही थी। जो स्टेटस है ना गाइस दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ये किसी पूर्ण राज्य के राज्यपाल के समान नहीं है, यानी कि एक स्टेट के गवर्नर के समान जो है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटस नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है, जो उपराज्यपाल पदनाम से कार्य करता है, जिसका डेजिग्नेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर हमें देखने को मिलता है। और इस बिल के अंदर चिंता वाली बात यह है गाइस कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उसके लिए मैंडेटरी बनाया जा रहा है कि उसको जो भी पर्टिकुलर प्रक्रिया करनी होगी, जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया या कुछ भी उसको अगर करना पड़ेगा, किसी प्रकार का एक्शन क्यों ना लेना पड़ेगा, तो हर मतलब रास्ते में उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से होकर गुजरना होगा। यानी कि कोई भी अगर वो डिसीजन लेती है कोई भी किसी भी प्रकार का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति के बिना वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है, और जो फुल स्टेटहुड ऑफ द स्टेट जो है, यानी कि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से कार्य करने का जो उसका जो सपना जो है कि दिल्ली में पूरी तरह से जो है वो कार्य कर सकती है दिल्ली की सरकार, तो वो अब समाप्त हो जाएगा इस बिल के थ्रू। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे इलेक्शन सिंबल्स के बारे में गाइस। तो इलेक्शन सिंबल की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मेन चीज जो है इस पूरे टॉपिक में वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे डिसाइड करती है एक पार्टी के सिंबल को, राइट, कि हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स ऑन पार्टी सिंबल्स। तो इसके बारे में मैं आप लोग को 16 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। 16 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में जाइए और ये वाला टॉपिक जो है वो जरूर अभी के अभी कवर कर लीजिए। और बाकी ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेनली ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जाकर कवर करिए। ये रिपीटेड टॉपिक है और जो भी टॉपिक्स रिपीट होते हैं उनसे रिलेटेड सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछती है, तो ध्यान से इस टॉपिक को जरूर देख लेना, राइट। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट REHAB, रिहैब, इसके बारे में बात हो रही है। रिहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, मधुमक्खी की मदद से एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स को रिड्यूस करना, रिहैब। इसका ये मेन मतलब चीज है, मेन मतलब बीज फैंस क्रिएट करना है, राइट। तो ये मेन चीज इसकी हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। ये सब मिशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नेशनल हनी मिशन के अंडर आता है। इसका मेन फोकस है कि बी फेंसेस जो है वो क्रिएट करना, और जैसे कि एलिफेंट अटैक्स जो है जो ह्यूमन हैबिटेशन पे होते हैं उसको हनी बीज की मदद से रोका जा सके। क्योंकि देखो गाइस हाथी जो है वो मधुमक्खी से डरता है, तो जैसी मधुमक्खी की आवाज सुनता है हाथी वो भाग जाता है, यानी कि आता नहीं वो जगह पर जहां पर मधुमक्खी की उसको आवाज आती है। तो देखो जहां पर भी हनी बी फेंस वगैरह अगर लगा दिया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी जगह ऐसे बॉक्सेस हनी बी इसके लगा दिए जाएंगे जिन बॉक्सेस से हनी बी की आवाज आती रहेगी या आसपास थोड़ी बहुत हनी बी रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हाथी घूमेगा नहीं, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटका के अंदर कोडागू में लॉन्च किया गया है, राइट। मधुमक्खी बाड़ का निर्माण जो है वो किया जा रहा है जिससे कि जो है वो भाग जाए हाथी। इसके अलावा यहाँ पर बी बॉक्सेस जैसे मैंने आपको बताया वो इंस्टॉल किए जाएंगे, राइट, फॉरेस्ट और विलेजेस के पेरी में, यानी कि उसके आसपास के एरिया पर जहां से हाथी जो है वो एंटर कर पाता है, तो वहां पर लगा दिए जाएंगे बॉक्सेस। और एलिफेंट जैसे ही सुनेगा कि मधुमक्खी उसके आसपास है वो उस जगह पर जाएगा ही नहीं, राइट, कोशिश ही नहीं करेगा क्योंकि वो डरता है हाथी मतलब मधुमक्खी की आवाज से, तो उसको बहुत डर लग जाता है तो भाग जाएगा वो। तो ये चीज है, ये इस प्रकार का इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। सिप्री रिपोर्ट एक सामने आई है आर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, जो हथियार जो है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर
सिप्री की एक रिपोर्ट है, सिप्री का फुल फॉर्म है स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई। और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर ही हम लोग को देखने को मिल रही है सऊदी अरेबिया के बाद, जो कि आर्म्स इंपोर्टर के मामले में, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेपन्स है हम लोग दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया भर में इंपोर्ट करते हैं आफ्टर सऊदी अरेबिया। सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग वेपन्स जो है वो किससे इंपोर्ट कराते हैं, तो रशिया से। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो 2011 से 15 के पीरियड में हम लोग यूनाइटेड स्टेट से जो है वो जो इंपोर्ट कराते थे वेपन्स को, वो दूसरे नंबर पर कराते थे, यानी कि रशिया के बाद यूएसए का नंबर आता था वेपन्स के मामले में। हम यूएसए को पसंद करते थे इंपोर्ट कराने के लिए। फिर 2016 से 20 के पीरियड में थोड़ी पिक्चर चेंज हो गई, यूएसए चौथे नंबर पर चली गई। यूएसए से जो हम लोग इंपोर्ट कराते थे उसमें गिरावट आ गई, 46% की हमें देखने को मिली, राइट। अब यूएसए फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर है हमारा 2016 से 20 के पीरियड में, और रशिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म सप्लायर ही हमें हमारा देखने को मिलता है। और फ्रांस और इजराइल जो है वो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है जो हमें आर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो ये एक कुछ बेसिक से फैक्ट है, सिर्फ इतने से फैक्ट्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक बात है। अब बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ये जो टॉपिक है गाइस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये बहुत बार हमें न्यूज में देखने को मिला, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड तो यूपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये जांच करेंगी प्रायोरिटी बेसिस पर कि ओवरहेड पावर केबल्स जो हैं, नेचुरल हैबिटेट जो हम लोग को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का देखने को मिलता है राजस्थान में। क्वेश्चन बन सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां पर है, तो राजस्थान में। और मतलब इनकी जो प्रजातियां वगैरह जो होती है राजस्थान और गुजरात में हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि ये जो ओवरहेड पावर केबल्स होती हैं, यानी कि बिजली के जो खंभे होते हैं ना, ये खंभे उससे तार जो है वो निकले रहते हैं। आप ये तो आप जानते ही, आप देखते ही अपने घर के बाहर निकल के देख लो, बिजली के खंभे दिखाई देंगे और तार दिखाई देंगे। तो ये ओवरहेड जो केबल्स हैं, इनको बताया जा रहा है कि जहां पर ये चिड़ियां रहती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहती हैं राजस्थान और गुजरात में, जहां पर इनका हैबिटेशन है, वहां से ये ऊपर वाले ओवरहेड पावर केबल्स को हटा दो, क्योंकि इनसे टकराकर जो है वो उनको करंट लग रहा है और उनकी मौत हो रही है। और बर्ड जो है गाइस, इनकी मौत हो रही है इनसे टकराकर, जैसे मैंने आपको बताया पावर लाइन से टकराकर, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो जांच करेंगे पूरे एरिया को, और फिर हो सकता है कि वहां से हटाया जाए इन चिड़ियाओं को बचाने के लिए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN की रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का हम लोग को देखने को मिलता है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये लिस्टेड है, और CITES के अपेंडिक्स 1 के अंदर ये हमें देखने को मिलती हैं, और इवन CMS कन्वेंशन के थ्रू भी इनको संरक्षण दिया हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम के तौर पर, इनको रिकवर करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर ये हमें देखने को मिलता है ये प्रोग्राम। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का ये प्रोग्राम है जिसके थ्रू स्पीसीज को रिकवर करवाया जाता है, इनका संरक्षण करते हुए। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हमें देखने को मिलता है, राजस्थान का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि किन किन एरियाज पर ये चिड़िया रहती हैं, तो उन एरियाज पर फेंसिंग कर दी जाती है जिससे कि उस एरिया को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और उनके लिए एक सिक्योर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो क्रिएट किया जा सके, जहां पर वो ब्रीडिंग वगैरह कर सके, अपनी प्रजाति को और बढ़ा सके, राइट। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज हम लोग को देखने को मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान के अंदर जो है ये देखो, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान में है। रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना है आपको। करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें इस प्रकार की चीज पूछी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो यहां पर प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हुए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के पर्पज के लिए। इंडिया में इनके हैबिटेट्स की बात करें तो मात्र 2 ही डिस्ट्रिक्ट हम लोग को राजस्थान की देखने को मिलती है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, राइट, जंगली एरिया पर। और बर्ड जो है ये काफी कम मात्रा में हम लोग को गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब बात करेंगे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो साइक्लोन से जुड़े जो रिस्क होते हैं उसको कम करने का ये प्रोजेक्ट है। इसको सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। साइक्लोन रिस्क जो हमारी कंट्री के अंदर होता है तो उसको एड्रेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का,
कि सुटेबल स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर जो है वो लेकर आना है, यानी कि तौर तरीके वेरियस लेकर आना है जिससे कि जो साइक्लोन्स के जो इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके, स्पेशली कोस्टल स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की बात करें गाइस तो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, एनडीएमए के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन ये बन सकता है एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। प्रोजेक्ट के थ्रू 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स, यानी कि ऐसी स्टेट्स जहां पर साइक्लोन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर साइक्लोन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ऐसे 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को आइडेंटिफाई किया हुआ है जहां पर बड़ी दिक्कतें होती हैं, राइट, साइक्लोन के कारण। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को असिस्टेंस मिला हुआ है, सहायता मिली हुई है। इस स्टेट्स के अंदर 2 कैटेगरीज और भी क्लासिफाई की हुई हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लोन, यानी कि कितनी मात्रा में, यानी कि कितने नंबर्स पे साइक्लोन्स जो है वो इन स्टेट्स के अंदर आते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि उस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो कितनी बड़ी है, और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की उस स्टेट के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। और कैटेगरी 1 की जो स्टेट्स हैं हाई वल्नरेबिलिटी स्टेट है, यानी कि जहां पर हालत खराब हो जाती है साइक्लोन्स के आने के कारण, तो वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। और कैटेगरी 2 में लो वल्नरेबिलिटी स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जहां पर मामला जो है वो साइक्लोन से रिलेटेड ठीक, मतलब एकदम भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है बट ज्यादा गड़बड़ नहीं है, राइट। तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स के तौर पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो बताया जा रहा है कि इंप्रूव्ड अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम, यानी कि इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट के तौर पर काम किया ये जा रहा है कि साइक्लोन आने से पहले पता लग जाए कि साइक्लोन जो है वो आ रहा है, जैसे कि वेरियस मेजर्स जो है वो लिए जा सके उस एरिया पे, राइट। इसके अलावा एनहेंस कैपेसिटी ऑफ लोकल कम्युनिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर। अब देखो लोकल कम्युनिटीज की मदद से जो है वो डिजास्टर को इसके रिस्पॉन्स के लिए वेरियस कदम उठाए जा सकते हैं, यानी कि इन्वॉल्व किया जाएगा लोकल कम्युनिटी को, ज्यादा से ज्यादा लोकल कम्युनिटीज को अवेयर किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा कि अगर कोई आपदा आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है। इंप्रूव्ड एक्सेस टू इमरजेंसी शेल्टर, evacuation and protection against wind storms, flooding, storm surge in high areas, यानी कि आपातकालीन स्थिति में कोई एक ऐसा शेल्टर मिल जाए जहां पर लोगों को रखा जा सके, रह सके लोग, क्योंकि साइक्लोन वगैरह आता है पूरी तबाही हो जाती है, घर वर सब कुछ खराब हो जाते हैं, राइट, नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय पर लोगों को कहीं पर शिफ्ट किया जा सके। प्रभावित स्थान से निकासी, यानी कि जो भी एरिया है जहां पर एकदम डिजास्टर आ गया है तो उस जगह से लोगों को निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया जाए। और उच्च क्षेत्रों में तूफानी हवाओं, बाढ़ और चक्रवातों से बचाव के लिए बेहतर पहुंच, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज पर ले जाया जा सके लोगों को जहां पर साइक्लोन्स वगैरह से बचा जा सके, एकदम से विंड आ गई या फ्लड आ गई या कोई भी इशू एकदम से हो गया, राइट, तो लोगों को कहीं और जो है वो शिफ्ट किया जा सके सेफ जगह पर। और इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि समग्र विकास एजेंडा, ओवरऑल डेवलपमेंट एजेंडा में जोखिम शमन उपायों, यानी कि रिस्क मिटिगेशन मेजर जो हैं उसको मुख्य रूप से शामिल करने हेतु केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर डीआरएम क्षमता को मजबूत करना है। या डीआरएम यानी कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, जिसके थ्रू जो मेन स्ट्रीम जो है रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स की उसको ओवरऑल डेवलपमेंट एजेंडा के तौर पर बनाया जा सके, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाइएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स गाइस शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आपको बता दें गाइस कि आपके लिए यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड, आप ज्वाइन करिए इस टेस्ट सीरीज को। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जाएंगे, राइट, कि हर दिन का टारगेट होगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं, राइट। और 100 क्वेश्चंस की ये टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट ये होंगे। और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। सीसेट का कोर्स, हिस्ट्री का कोर्स,
सोशियोलॉजी का ऑप्शनल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है करंट अफेयर्स का, तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं करंट अफेयर्स के, उसकी पीडीएफ आपको मिलती है, हैंड आउट नोट्स आपको मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी चल रहा है, ऑफर भी आप ले सकते हैं। मंथली एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं, राइट। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कुछ और, तो आप 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एसएमएस के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।